नमस्कार, मैं सुबोध कुमार सिंह आप सबों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। इकोनॉमिक्स क्लास 11 टर्म 1, ये फर्स्ट टर्मिनल का मैं बात कर रहा हूं। फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम और उसमें भी पार्ट बी, 2 पार्ट इकोनॉमिक्स का है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट बी से कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको लेकर के मैं आप सबों के समक्ष उपस्थित हूँ। आप लोग ध्यान देंगे तो जो भी झारखंड बोर्ड के बच्चे हैं क्लास 11 के, उसको बहुत फ़ायदा होगा। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। एक चीज़ ध्यान देंगे, इसमें शुरुआती जो क्वेश्चन है नंबर 1, नंबर 2, 3, 4 और 5, ये गलती से सेट हो गया था। ये सेकेंड टर्मिनल जो एग्ज़ाम होगा उसमें आएगा। हम शुरू करते हैं क्लास 11 के बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर 6 से। आप लोग 1, 2, 3, 4, 5 इसको छोड़ दीजिएगा, ये टर्मिनल 2 का है, ठीक है। फर्स्ट टर्म में आप लोग का 6 से आएगा, क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 में है कृषि क्रियाएं किससे संबंधित है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो आपका इसका आंसर होगा प्राथमिक। इसके साथ साथ ध्यान दीजिएगा, द्वितीय क्षेत्र से रिलेटेड कौन है, उद्योग। कौन है भाई, उद्योग है। और तृतीय क्षेत्र जो है इसमें सेवाएं आते हैं। सेवाएं में जैसे आप बैंक की बात करिएगा, ठीक है ना, रेलवे की बात करिएगा, ये सब सेवाएं हैं, ये सब तृतीय क्षेत्र में आते हैं। और प्राथमिक क्षेत्र में मेनली कौन आता है, कृषि आता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था थी। देखिए, ब्रिटिश काल में भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं थी, ठीक है। तो आपको जो भी लगे, जैसे पहला ऑप्शन है कि उपनिवेशी अर्थव्यवस्था। उपनिवेशी का मतलब होता है एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो किसी दूसरे के अंडर में हो। जब कोई देश दूसरे के अंडर में होता है यानी वो उपनिवेश कहलाता है उसका। तो भारत अंग्रेजों के अंडर था, इसलिए भारत क्या था, एक उपनिवेशी अर्थव्यवस्था था, इसलिए ये भी सही है। दूसरा है अर्ध सामंती अर्थव्यवस्था, ये भी सही है, अर्ध सामंती सिस्टम था। अब विच्छेदित अर्थव्यवस्था, डिसइंटीग्रेटेड था, कहीं मतलब कोई संगठन का संगठित रूप अर्थव्यवस्था में था ही नहीं, सब बिखरा हुआ था, इसलिए इसका डी आंसर होगा। एक चीज़ मैं बता दूं कि थोड़ा सा दांत में प्रॉब्लम है, इसलिए बोलने में थोड़ी दिक्कत होगी, आप लोग माफ़ कीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय का गणना का पहला प्रयास किसने किया। ये आप लोग जो जैक बोर्ड के द्वारा भी आया है मॉडल सेट, उसमें भी दिया हुआ है, ठीक है ना, दादा भाई नौरोजी। और मेरा जो जैक का मॉडल सेट 1 और मॉडल सेट 2 दोनों का वीडियो YouTube पर है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। मैंने केवल दादा भाई नौरोजी टिक करके नहीं छोड़ा है, दादा भाई नौरोजी का और भी भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है या उनसे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सब चीज़ का चर्चा मैंने मॉडल सेट में किया है। तो मेरे वीडियो को आप लोग देख लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। आय में द्वितीयक 1947 में राष्ट्रीय आय में द्वितीय क्षेत्र का योगदान, इसका 14.3%। सबसे ज़्यादा योगदान था कृषि क्षेत्र का, ठीक है, और सबसे कम था द्वितीय क्षेत्र का, ठीक है ना। आपसे अगर पूछा जाए कि 1947 में राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना था, तो उसका आप लोग 58% लिखिएगा। सबसे ज़्यादा कृषि क्षेत्र का ही था, ठीक है, और तृतीय क्षेत्र का लगभग 27% था। रेस्ट ये आपका हो जाता है द्वितीय क्षेत्र का। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा लोग प्राथमिक क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। आज़ादी के समय भी योगदान भी प्राथमिक क्षेत्र का ज़्यादा है, लेकिन वर्तमान में अगर बात कीजिएगा तो प्राथमिक क्षेत्र में भले लोग ज़्यादा है, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बहुत घट गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। भारतीय योजना आयोग कब गठित हुआ। ये क्वेश्चन का आंसर होगा 15 मार्च 1950। हमको लगता है ये क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट कर रहा है, इसको आप लोग छोड़िएगा नहीं। VBI कर देते हैं इसको, VBI। व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ इंडिया सेकेंड प्लान। भारत की दूसरी योजना की अवधि क्या थी। देखिए, 5 वर्षीय योजना जो था वो पहला था 51 से 56, ठीक है। आप लगा दीजिएगा आगे 1 अप्रैल और इसमें लगा दीजिएगा 31 मार्च, यानी 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956। दूसरा हो जाएगा 1956 से 1961। तीसरा हो जाएगा 1961 से 1962।
1966। तो ऐसे करके सब योजना है 5-5 साल का है। इसके बाद वाला चौथा में गैप हो गया था 1969 से ये चला है 1974 तक, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा गैप हुआ, जनरली 5-5 साल का चलता है। तो दूसरी पूछा है तो दूसरा कौन होगा, ये वाला, यानी 1956 से 1961, ठीक है। फिर महालनोबिस का औद्योगिक विकास मॉडल किस योजना पर अपनाया गया था, ये होगा सेकेंड। औद्योगिक लिखा हुआ भी है, आप जानिएगा। सेकेंड योजना जो थी, पंचवर्षीय योजना जो सेकेंड थी, इसमें मेंशन किया गया था या इस पर ज़्यादा फोकस किया गया था इस योजना में, वो था उद्योग। उद्योग पर सबसे ज़्यादा फोकस हुआ था सेकेंड योजना में, इसलिए लिखा भी हुआ है औद्योगिक विकास मॉडल, ठीक है। और फर्स्ट में किस पर फोकस किया गया था, कृषि पर, क्लियर। दूसरे में उद्योग पर, और पहले में किस पर फोकस किया गया था, कृषि पर किया गया था। राष्ट्रीय योजना आयोग की नियुक्ति की गई 1950, जब आप स्थापना हुई 1950 में, अभी देख रहे हैं है लिखा हुआ 15 मार्च 1950, इसलिए इसका आंसर भी होगा 1950। घुमाया क्वेश्चन को। फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना का क्रियान्वयन अवधि थी, देखिए अंतिम जो था वो 2012 से 2017 तक था अंतिम, और इससे पहले वाला जब बात करिएगा तो वो था 2007 से 2012, ये 11वीं था, ठीक है। और ये 12वीं, और यही योजना अंतिम योजना थी। अंतिम योजना 2012 से 2017 वाले थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा अभी, 11वीं का 2007 से 2012। देश की लगभग कितनी आबादी कृषि क्षेत्र से आजीविका प्राप्त करती है, 2/3। मैं अभी चर्चा यही कर रहा था कि सबसे ज़्यादा कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं, और आज़ादी के समय योगदान भी कृषि का ही ज़्यादा था। वर्तमान में भी कृषि से जुड़े हुए लोगों की संख्या अधिक है, लेकिन राष्ट्रीय आय में योगदान सबसे कम है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अभी जो लिखा, देश में लगभग कितनी आबादी कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आप लिखें 2/3, ठीक है। 2/3 लोग भले लगे हुए हैं, लेकिन आमदनी लगभग 14% है कृषि क्षेत्र का। अगले क्वेश्चन में आते हैं, ये क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है क्या है कि हरित क्रांति के जनक कौन थे, हरित क्रांति के जनक कौन है। तो भाई इसका आंसर होगा MS स्वामीनाथन, ठीक है। और ये हरित क्रांति भारत में जो चला था 1966 से 67 तक चला था, ये ध्यान में रखिएगा। और इसमें देखिए हरित क्रांति तो मेनली कृषि से रिलेटेड, कृषि पैदावार बढ़ाना था, और कृषि में भी सबसे ज़्यादा किस पर फोकस किया गया था, गेहूं पर फोकस, और सभी अनाज पर किया गया, लेकिन गेहूं के उत्पादन पर ज़्यादा हमको फ़ायदा हुआ। गेहूं के उत्पादन में अपार सफलता हासिल हुई, और सबसे ज़्यादा ये आपका पंजाब, हरियाणा, इन राज्यों में, ठीक है ना, पंजाब हरियाणा जैसे राज्यों में इसका योगदान ज़्यादा रहा हरित क्रांति का। ये ज़्यादा सफल पंजाब हरियाणा जैसे राज्य में हुआ। और कौन से फसल में, गेहूं में। कब आया था, 66-67 में। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति में सम्मिलित होते हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, यानी कि इसका ऑल ऑफ दीज। इस सब के कारण कृषि का उत्पादन बढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 18 में, भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं। तो देखो 80% तो बहुत ज़्यादा हो गया, इस 70% होगा। अब तक कितने औद्योगिक नीतियां घोषित हुई हैं, तो अब तक 6 औद्योगिक नीति घोषित हुई है, ठीक है। ये ध्यान में दीजिएगा, कब तक कितने अब तक घोषित हुए हैं, 6 हुए हैं। और एक चीज़ ध्यान में रखना है आपको कि पहला कब आया था औद्योगिक नीति और अंतिम कब था। तो पहला था 1948, ठीक है। उसके बाद 1956 दूसरा, उसके बाद 1977 था शायद, हाँ 77 था, फिर 1980, और फिर 1990, और फिर 1991। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जिसमें ये पहला 2 जो था ये रियल में औद्योगिक नीति के रूप में था, ठीक है ना, और अंतिम भी औद्योगिक नीति रूप में था। ये सब औद्योगिक रूप में नीति के रूप में कंप्लीट नहीं था, मतलब जितना
क्लियर ये औद्योगिक नीति है 48 और 56 और 91 का, उस तरह 70, 77, 80 और 90 का नहीं था। इसलिए औद्योगिक नीति से ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन जो आएगा तो यही 3 का आएगा, ठीक है ना। तो पहला ये हुआ और ये दूसरा हुआ और अंतिम ये हुआ। फिर है उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया, तो 3 भाग में बांटा जाता है। नहीं, एक होता है लघु उद्योग, एक होता है मध्यम उद्योग और एक होता है बृहत उद्योग। फिर है उदारवादी औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई। उदारवादी 24 जुलाई 1991 में इसकी घोषणा हुई थी। फिर है भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित हुई। देखो आ गया 1948, मैं अभी ही बात कर रहा था कि पहला 1948 था, कि यहाँ पर भी 1948 हो गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कितने वर्षों में भारत की विदेशी व्यापार शेष अनुकूल रहा। और देश आज़ाद हुआ तो लगभग 2 साल तक भारत का जो व्यापार था वो अनुकूल था। यानी कि व्यापार में क्या होता है, आयात और निर्यात। व्यापार में क्या होता है, आयात निर्यात, समझ गए ना। तो जब हम आयात ज़्यादा करेंगे तो प्रतिकूल व्यापार होगा, और निर्यात ही ज़्यादा करेंगे आयात से तो अनुकूल होगा। तो शुरुआती 2 साल में हम निर्यात ज़्यादा कर रहे थे आयात से, इसलिए अनुकूल था। अभी अनुकूल नहीं है, अभी भारत का व्यापार शेष जो है वो प्रतिकूल है, क्योंकि ये ज़्यादा है और ये कम है। देश में विशेष आर्थिक क्षेत्र मॉडल सेज किस क्षेत्र के मॉडल को ध्यान में रख करके अपनाया गया, तो इसका चाइना होगा, ठीक है। चाइना में एक विशेष आर्थिक जोन तैयार किया गया है और उसी को ध्यान में रख करके अपना वो पॉलिसी बनाता है, तो उसी को देख करके भारत भी अपनाया था। कौन सा मॉडल अपनाया था, सेज। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इधर के बाद 24 हो गया, 25 में आते हैं साइड में। 25 क्वेश्चन नंबर 25। विदेशी व्यापार नीति 2004-09 में भारत का विश्व व्यापार में हिस्सेदारी कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया। 1.5%। ये टारगेट रखा गया, ये पूरा नहीं हुआ। अभी भी लगभग 1% के आसपास भारत का व्यापार होता है। दुनिया की टोटल व्यापार में भारत की भागीदारी कितनी है, 1% है, समझ गए। जबकि भारत में लोगों के रहने वाली संख्या कितनी है, 16%। विश्व की आबादी का 16% लोग भारत में, लेकिन व्यापार कितना होता है भारत के द्वारा, 1% होता है। तो बहुत कम है, इसलिए अभी भी भारत को आगे बढ़ने में समय लगेगा। नई आर्थिक नीति 1991 को कहा गया है, इसका होगा यू टर्न पॉलिसी। 1991 की नीति को क्या कहा जाता है, यू टर्न पॉलिसी। क्यों कहा जाता है, क्योंकि पहले से जो नीति आ रही थी ना, वो उसका जस्ट उल्टा हो गया 1991 में, समझ गए। पहले में क्या था, सरकार प्राइवेट को बढ़ने नहीं देना चाहती थी, समझ गए ना, प्राइवेट को बढ़ने नहीं देना चाहती थी, और सरकार लिबरल भी नहीं थी और ग्लोबलाइजेशन जैसी नीति का विरोधी थी, ठीक है। वैश्वीकरण जो होता है आपका, निजीकरण, ध्यान दीजिएगा, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण, ये नई आर्थिक नीति में शामिल किया गया। शुरू में भारत इन तीनों का घोर विरोधी था, इन तीनों को अपनाना नहीं चाहता था, लेकिन 1991 में इसको अपनाया था। जस्ट उल्टा हो गया ना, जब आप ऐसे आ रहे हैं और ऐसे पलट गए, यानी ऊपर जाने लगे, तो टर्न ले लिए ना, तो इसीलिए कहा गया यू टर्न। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया। देखिए अभी बताएं, नई आर्थिक नीति में यही तीनों को सम्मिलित किया गया, पहले इसको नहीं रखा गया था, ये तीनों नीति को पहले बाहर रखा गया था। पर बाहर क्या, इसका सपोर्टर ही भारत नहीं था, ये तीनों नीति का घोर विरोधी था। लेकिन 1991 में भारत ने नई आर्थिक नीति अपनाया, और नई आर्थिक नीति में किसको किसको अपनाया, लिबरलाइजेशन को, प्राइवेटाइजेशन को, ग्लोबलाइजेशन को, यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, समझ गए। और 1991 से पहले ये तीनों नीति नहीं था, इसलिए इसको यू टर्न नीति कहा गया। वर्तमान में औद्योगिक लाइसेंस की अनिवार्यता वाले उद्योगों की संख्या, देखिए ये जो है आपका मॉडल सेट जो है 2 जैक के द्वारा जो मॉडल सेट आया है, ध्यान दीजिएगा, जैक सेट नंबर
2 में क्वेश्चन नंबर कितना है, शायद ये 37 है। तो 37 में, क्वेश्चन नंबर 37 में भी ये क्वेश्चन है, तो उसमें ऑप्शन आपका 5 नहीं है, समझ गए, उसमें ऑप्शन 8 है। और 8 को मार करके लोग बहुत चल रहे हैं, बता भी रहे हैं 8, लेकिन हमने जिस बुक का इस्तेमाल किया है SBPD पब्लिकेशन का, उस SBPD पब्लिकेशन में स्पष्ट रूप से ये 5 है, ठीक है ना। तो देखिएगा, यदि ये ऑप्शन आपको 5 मिल जाता है तो फिर आप 5 को ही मारिएगा सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया। भाई नई आर्थिक नीति अभी हम बता रहे हैं कि कब अपनाई गई है, 1991 में, जिसमें ये तीनों को शामिल किया गया। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर यही होगा, ठीक है। भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ हुआ 1991 से। इस आर्थिक नीति में याद रखिएगा क्या क्या अपनाया गया, LPG, L से लिबरलाइजेशन उदारीकरण, P से प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, और G से ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। उसके बाद 31, 32, 33 जो है, ये सब क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि ये जो मेरा सेट बना था पूरे सिलेबस को ध्यान में रख करके 11 का, लेकिन अभी तो टर्म 1 और टर्म 2 कर दिया गया है, इसलिए हम लोग को केवल टर्म 1 का पढ़ना है। ये टर्म 2 का सिलेबस है, आगे भी जो क्वेश्चन है मेरा ये सब टर्म 2 का है। तो आज का हम क्लास यहीं पर इस सेट के अनुसार स्थगित करते हैं, ठीक है। और अगला वीडियो जो होगा उसमें हम फिर से कुछ अलग क्वेश्चन लेकर के, नए क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हमको आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।